हेलो एवरीवन, आज हम फिजिकल ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर प्लेट टेक्टोनिक्स और उसका वजह से आने वाले अर्थक्वेक और उसका वोल्केनोस के साथ क्या रिलेशन है ये समझेंगे। इसके पहले आपको ये समझना होगा कि प्लेट क्या है, उसका अर्थक्वेक और वोल्केनो से क्या रिलेशन है। क्या आपने कभी इनसाइड ऑफ अर्थ के बारे में कभी देखा है या कभी सुना है? इनसाइड ऑफ अर्थ में आपको ये पिक्चर देखने को मिलती होगी। अर्थ, आप सरफेस पे तो आप रहते हो, लेकिन अर्थ आपके अर्थ के सरफेस के नीचे है क्या? आपने सुना होगा, एक चीज समझो, पृथ्वी गोल है तो हर गोल चीज का अपना एक सेंटर होता है। तो यहाँ का इसका भी कुछ होगा, अर्थ का भी कुछ होगा। वे अर्थ आपका क्या है, स्फेरिकल शेप में है, तो इसका भी कुछ ना कुछ शेप होगा। तो अर्थ के नीचे क्या है? क्या सब जगह इसी तरीके से रॉकी सरफेस है या कुछ और है? यहाँ पर देखिए, जब आप अर्थ का ये टुकड़ा आपने लिया तो अब अर्थ में आप ये सरफेस है, इस सरफेस से आप नीचे की तरफ जाओगे तो चीजें बदलती है, चीजें अलग अलग तरीके से बदलती है। प्रेशर बदलता है, बॉइलिंग पॉइंट बदलता है, मेल्टिंग पॉइंट बदलता है, टेम्परेचर बदलता है। इवन नीचे की तरफ जाने पे इस आप यहाँ पर अर्थ की सरफेस से, इंटीरियर ऑफ अर्थ, नीचे इसके सेंटर की तरफ जाने पे, ये यदि अर्थ का सरफेस है, इससे सेंटर की तरफ जाने पे आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। टेम्परेचर का बढ़ना और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, इन सब का बदलने की वजह से इस पूरे के पूरे इंटीरियर ऑफ अर्थ को कई पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ होता है। यदि हम बात करें, यदि ये आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ है, तो ये आपकी सरफेस हो गई। इस सरफेस से नीचे जाने पर, सेंटर की तरफ जाने पे सबसे पहले जो चीज आती है वो है आपकी क्रस्ट। फिर क्रस्ट के बाद उसके नीचे आपको मिलेगा मेंटल एंड देन कोर पार्ट। अगेन इस मेंटल और कोर को भी दो पार्ट में डिवाइड करा होता है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। इसी तरीके से इसको आउटर कोर और इनर कोर। अब इसको अलग अलग डिसकंटिन्यूटीज बोलते हैं। क्रस्ट को अपर से अलग, अपर मेंटल से अलग हो रहा है, अपर मेंटल लोअर मेंटल से अलग हो रहा है। तो एक पार्ट, एक डिवीजन क्या हो गया, सरफेस टू अर्थ के सेंटर की तरफ जाने पे यदि आप अर्थ को डिवाइड करोगे तो सबसे ऊपर क्रस्ट, देन मेंटल, देन कोर, और इसमें भी आपके अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। तो एक क्वेश्चन तो आपसे पूछ देगा, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस विद रिगार्डिंग टू इंटीरियर ऑफ अर्थ? क्रस्ट, लोअर मेंटल, अपर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ऑप्शन बी क्रस्ट, आउटर कोर, इनर कोर। इस तरीके से चार ऑप्शन इनको ऊपर नीचे करके बना देगा, एक सवाल मान के चलिए। इसके अलावा जब आप बात करोगे इस क्रस्ट में, इस क्रस्ट वाले इलाके में जो सबसे ज्यादा, वैसे तो कई सारे मिनरल्स होते हैं, कई सारे धातु अधातु यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन होता है वो देखने को मिलता है वो है आपका सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का। जबकि मेंटल में बात करें तो आपके सिलिकॉन और मैग्नीशियम का। जबकि कोर में आपके जो है धातु जो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, आयरन, निकल, ये सब। तो इसको एक और पार्ट तरीके से मैं लिख दूं तो क्या गलत होगा? सरफेस टू सेंटर की तरफ जाने पे सबसे पहले सियाल लेयर, देन सीमा एंड लेक्ट नीफे। सियाल मीन्स Si4 सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, एंड मैग्नीशियम एंड निकल एंड आयरन। तो सियाल, सीमा, नीफे, एक डिवीजन ये हो गया। तो एक तो हो गया क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट के पैरेलल हो गया आपका सियाल, देन मेंटल के पैरेलल सीमा, एंड कोर में सबसे ज्यादा होते हैं आपके निकल, आयरन। यही तो रीजन है, निकल है, आयरन मतलब लोहा। यही तो रीजन है आप पृथ्वी जो है वो चुंबक की तरह बिहेव करती है। कई बार चलते फिरते आपसे लोग बोल देते हैं कि धरती तो चुंबक की तरह बिहेव करती है। अरे मेरे भाई, उसके जो कोर में है वो इस तरीके से जो धातु ज्यादा मिल रही है, निकल धातु है, आयरन धातु है, तो Fe, निकल, इस तरीके के धातु ज्यादा होते हैं। ये गलतफहमी मत रखना कि केवल क्रस्ट में आपके यही दो मिनरल्स मिलते हैं, मेंटल में ये मिनरल्स मिलते हैं।
मिनरल्स तो लगभग सब मिलते हैं, कम ज़्यादा सब मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रपोर्शन है, सबसे ज़्यादा जो अनुपात है इन मिनरल्स का है और उसी के बेसिस पे ये नाम दिया गया हुआ है। तो सियाल, सीमा, निफे। लेकिन ये थ्योरी में ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, इसको और क्लासीफाई करा गया। तो जब क्लासीफाई करा गया तो इसको भाई एक डिवीजन तो क्या हो गया आपका, क्रस्ट, मेंटल कोर, क्रस्ट, अपर मेंटल, अपर लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, देन सियाल, सीमा, निफे। लेकिन इसको और ज्यादा क्लासिफाई करा गया इंटीरियर ऑफ अर्थ को, तो बोला गया कि सबसे ऊपर तो मिलता है आपका, वो होता है जो सरफेस होती है उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। मैं फिर बोल रहा हूं, जो सरफेस को लिथोस्फीयर बोलते हैं, और ये लिथोस्फीयर के नीचे होता है आपका एस्थेनोस्फीयर, जिसको दुर्बल मंडल भी बोलते हैं। देन सॉलिड पार्ट में आपका मेसोस्फीयर, देन कोर एरिया जिसको बोलते हैं आपका ये कोर एरिया। तो लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर। तो करेक्ट ऑर्डर, विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर? लिथोस्फीयर आपके सरफेस टू कोर की तरफ जाने पर क्या करेक्ट ऑर्डर है? लिथोस्फीयर, देन एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर। ऑप्शन बी बना देगा, लिथोस्फीयर, मेसोस्फीयर, देन एस्थेनोस्फीयर। तो करेक्ट ऑर्डर आपको याद रखना है क्या है? लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर। तो ये करेक्ट ऑर्डर है। अब बात हम यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक्स की कर रहे हैं, थोड़ा और इसको डीप में पढ़ें तो लगभग आपकी ये सरफेस है, तो इस सरफेस से आपके इस सरफेस से लगभग 3000 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर पर आप जाओगे। लिथोस्फीयर ये आपकी सरफेस हो गई। इस सरफेस को तो क्या बोल दिया हम लोगों ने? लिथोस्फीयर। ये लिथोस्फीयर जो मिलके बनता है वो बनता है क्रस्ट और अपर मेंटल। यहां पर देखो, अब इसी को दूसरे तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं, तो क्रस्ट और अपर मेंटल ये तो हो गया आपका लिथोस्फीयर। तो एक और क्लासिफिकेशन हमारे पास आ गया इंटीरियर ऑफ अर्थ का, कि क्रस्ट और अपर मेंटल मिलके क्या बना रहे हैं? लिथोस्फीयर। देन लोअर मेंटल आपका एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। लोअर मेंटल क्या हो गया आपका? ये आपका क्या हो गया? ये लिथोस्फीयर। देन लोअर मेंटल बोल दूं या फिर एस्थेनोस्फीयर बोल दूं। इसके बाद आपके मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर आपका कोर एरिया, ये सब आ जाएगा। तो लगभग 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक, सरफेस से 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक आपका मेसोस्फीयर मिलता है, और लगभग 5100 किलोमीटर तक आपका आउटर कोर, जबकि पृथ्वी का सरफेस से अंदर सेंटर कितना, लगभग 6300 6371 किलोमीटर पे आपका अर्थ का स्केल मिलता है। ये एक्यूरेट डाटा नहीं है, मतलब ये अब धरती के अंदर तो किसने घुस के देखा है? जो मेजरमेंट हमारे सामने है, जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है वो ये है। एक्यूरेट कुछ नहीं होता जब आपके सामने चीज़ें विजिबल नहीं है। सरफेस हमारे सामने विजिबल है, लेकिन इंटीरियर ऑफ अर्थ में क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता, आपको नहीं पता। तो ये अब ये बात है। अब ये जो लिथोस्फीयर है, ये जो लिथोस्फीयर है पूरा का पूरा टुकड़ा है आपका, जो क्रस्ट और अपर मेंटल से मिलकर बन रहा है। तो क्रस्ट और अपर मेंटल पूरा का पूरा लिथोस्फीयर है, यानी पूरा का पूरा आपका वर्ल्ड का मैप। यहां पर देखिए, जो आपको चीजें दिख रही है वो क्या है? लिथोस्फीयर, यानी पूरा का पूरा ये वर्ल्ड का मैप, जिसमें ओशनिक एरिया और कॉन्टिनेंटल एरिया दोनों आ गए। ये बात याद रखिएगा, लिथोस्फीयर मतलब पूरा का पूरा एरिया, ओशनिक एरिया इंक्लूडिंग ओशनिक एरिया इंक्लूडिंग कॉन्टिनेंटल एरिया। अब ये पूरा का पूरा जो लिथोस्फीयर है वो कोई एक टुकड़ा नहीं है, ये भी कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है। और उन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स को क्या बोलते हैं? उन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स को क्या बोलते हैं? प्लेट। तो व्हाट इज प्लेट? प्लेट को समझने के लिए सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि लिथोस्फीयर क्या है। तो लिथोस्फीयर क्या है कि क्रस्ट और अपर मेंटल को मिला के जो लिथोस्फीयर बनाया। फॉर एग्जांपल एक और चीज से समझाता हूं लिथोस्फीयर क्या है। ये आपका माउंटेन इलाका, थोड़ा हम यहां पर एक फ्री खाली ये आपका माउंटेन इलाका है, ये आपका पठारी इलाका, ये मैदानी इलाका, और ये आपका बाउंड्री एरिया। तो इसको तो बोलेंगे आपके ये इसको बोलेंगे यहां से यहां तक, ये क्या हो गया? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, एंड ये ओशियनिक क्रस्ट बोल दीजिए या ओशियनिक लिथोस्फीयर बोल दीजिए। समझ में आया?
तो इस तरीके से पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप में एक लिथोस्फीयर। लेकिन ये लिथोस्फीयर ऐसे नहीं होता पूरा का पूरा एक जैसा, ये भी कई सारे टुकड़ों में डिवाइड होता है। टुकड़ों में कैसे डिवाइड होता है, यहां पर देखिए, लिथोस्फीयर के भी कई छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जैसे एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, तो इन्हीं टुकड़ों को प्लेट बोला जाता है। तो व्हाट इज प्लेट? अ टेक्टोनिक प्लेट आल्सो नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट। अब मीनिंग समझ में आ रहा होगा, लिथोस्फेरिक प्लेट के बोल रहे हैं। लिथोस्फीयर के ही कई सारे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, बड़े छोटे कई सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसी को बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट एज अ मैसिव इररेगुलर शेप्ड। अब आपको नहीं पता ये टुकड़ा कोई मिठाई के पीस नहीं कट रहे जो एक जैसे काटेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, कोई 90 डिग्री पे क्रॉस करेगा, रैंडम कट होते हैं। और रैंडम कट हो गए तो क्या हो गया, इररेगुलर शेप्ड स्लैब ऑफ ए solid rock made of both continental and oceanic lithosphere. What is the meaning of continental and oceanic lithosphere? तो यहाँ पर देखिए आप, ये हो गया आपका कॉन्टिनेंटल और लिथोनिक आपका ओशनिक लिथोस्फीयर। ये देखिए, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, जिसमें आपका जितना भी ये पठार वाला इलाका है, मैदानी इलाका है, माउंटेन इलाका है, all these are the part of the continental lithosphere and all the seas and the ocean areas are the part of the oceanic crust oceanic lithosphere। तो और ये जो इनका जो शेप है वो इरेगुलर है, यही चीज यहाँ पर समझाई गई है। तो व्हाट इज प्लेट? प्लेट इज एक लिथोस्फीयर का ही एक टुकड़ा है, लिथोस्फीयर का ही एक टुकड़ा है। तो टेक्टोनिक प्लेट आल्सो नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट, जो कि इसका शेप क्या होता है, प्रॉपर्टीज देखो, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट? टेक्टोनिक प्लेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, first continental plate, continental lithospheric plate and oceanic plates. Both continental and oceanic lithospheric plates are irregular in shape, massive and irregular in shape. Plates की size में भी vary कर सकती है। तो what is the properties? What are the properties of the tectonic plate? First, इनको दो पार्ट में कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक लिथोस्फेरिक प्लेट्स में डिवाइड करा जा सकता है। इनका शेप इरेगुलर होता है, न केवल शेप इरेगुलर होता है बल्कि हर प्लेट की साइज वेरी कर सकती है। प्लेट्स रेंज इन साइज फ्रॉम ए फ्यू हंड्रेड टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। अब देखो, अब यहाँ पर एक प्लेट है, तो एक छोटी सी प्लेट ऐसे भी हो सकती है और कई थाउजेंड्स, कई हजारों किलोमीटर लंबी प्लेट्स भी हो सकती है। एक छोटी सी प्लेट, जैसे ये देख लिए, ये नजका प्लेट है और आपको एक पैसिफिक प्लेट दिख रही होगी, कितना बड़ा पैसिफिक प्लेट है और नजका प्लेट कितनी है छोटी। तो ये साइज जरूरी नहीं है कि, मैंने फिर बोला, ये कोई आपके मिठाई के पीस नहीं है जो इक्वल 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 कटेंगे, ये अलग अलग तरीके से कट सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से कैसे कट सकते हैं हमने देख लिया। प्लेट्स रेंज इज साइज फ्रॉम ए फ्यू हंड्रेड, तो कुछ 100 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक की रेंज में हो सकती है। मैं यूं बोलूं कि डबल डिजिट के साथ साथ 3 डिजिट में भी इनकी साइज हो सकती है। जैसे पैसिफिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, इस साइज में बहुत बड़ी बड़ी है। जबकि यहाँ पर देखिए आप, ये नजका प्लेट हो गई, यहाँ पर आपकी पर्शियन प्लेट हो गई, ये अरेबियन प्लेट हो गई, ये चाइना प्लेट हो गई, ये फिलीपीन प्लेट्स हो गई, ये छोटी प्लेट्स है। तो मैं बात करूं द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, जब हम इस तरीके से देखते हैं उनकी साइज के अकॉर्डिंग, भाई सबका शेप इरेगुलर है, सब में किसी में कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर मिलेगा, किसी में ओशनिक लिथोस्फीयर मिलेगा, किसी में दोनों मिलेगा, लेकिन साइज अलग अलग होगी। यदि हम साइज के हिसाब से प्लेट्स को क्लासीफाई करें तो हमें 7 बड़ी और 20 छोटी छोटी लिथोस्फेरिक प्लेट्स देखने को मिलती है। लिथोस्फेरिक 7 बड़ी बड़ी प्लेट्स, जिनकी साइज सबसे बड़ी है उनको बड़ी प्लेट बोलेंगे और जो छोटी है उनको छोटी प्लेट बोलेंगे। 7 बड़ी प्लेट कौन कौन सी है? फर्स्ट, यूरेशियन प्लेट, यहां पर मैंने लिस्ट कर रखी है। 7 कौन कौन सी है? यूरेशियन प्लेट, ये आपकी यूरेशियन प्लेट, देखिए इसकी साइज कितना बड़ा है यहां से लेकर ये पूरा। इसके बाद आपको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये पूरा का पूरा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया आपका। जबकि इसके पास ये छोटा सा अरेबियन प्लेट है, तो ये कौन सी हो गई आपकी? ये हो गई इस 20 माइनर प्लेट्स में डिवाइड हो गई। 7 मेजर प्लेट्स में एक है आपकी अफ्रीकन प्लेट, देखो कितना बड़ा साइज है। और इसी के पास आपका साउथ अमेरिकन और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये भी बड़ी बड़ी प्लेट्स हो गई। इसी के बीच में छोटा सा अरेबियन प्लेट हो गया, कैरेबियन प्लेट हो गया, वो माइनर प्लेट हो गई। जबकि साउथ अफ्रीकन और पैसिफिक प्लेट सबसे बड़ी प्लेट बोल दीजिए, पैसिफिक और अंटार्कटिक सबसे बड़ी प्लेट है, ये पूरी की पूरी एक प्लेट हो गई। अब ये डिपेंड नहीं करता कि इसमें ओशन एक एरिया है कि कॉन्टिनेंटल एरिया है। किसी प्लेट में, याद रखिएगा, किसी प्लेट में ओनली कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर हो सकता है, किसी प्लेट में केवल ओशियनिक लिथोस्फीयर हो सकता है, और किसी प्लेट में दोनों, बोथ
कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक लिथोस्फीयर देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पैसिफिक प्लेट, ये पैसिफिक प्लेट में आपको केवल ओशनिक लिथोस्फीयर देखने को मिलेगा, केवल ओशियंस की बाउंड्री है। कहीं पर भी, अरे जहीं पर भी आपको ना पठार दिखे, ना मैदान दिखे, ना आपको कोई माउंटेन दिखे, यदि पठार मैदान मूवी जैसे आप कोई भी लैंड एरिया दिख रहा है तो वो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, केवल पानी पानी दिख रहा है तो वो ओशनिक लिथोस्फीयर, और दोनों दिख रहे हैं तो वो बहुत कॉन्टिनेंटल और ओशनिक लिथोस्फीयर। जैसे आप बात करो यहाँ पर अफ्रीकन प्लेट, तो अफ्रीकन में ये आपके कॉन्टिनेंटल पार्ट, ये आपका ओशनिक पार्ट। इसी तरीके से साउथ अमेरिकन में कॉन्टिनेंटल, ये ओशनिक। जबकि नजका प्लेट देखो, नजका प्लेट आपकी केवल और केवल क्या है, आपकी ओनली ओशनिक लिथोस्फीयर। पैसिफिक प्लेट आपकी ओनली ओशनिक। तो बड़ी बड़ी उनकी साइज के अकॉर्डिंग 7 बड़ी प्लेट हैं और 20 छोटी है। छोटी का नाम याद नहीं रखना, नजका प्लेट, कैरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऐसे 3-4 याद रख लीजिए। लेकिन बड़ी प्लेट का नाम याद रखना है यूरेशियन प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट और पैसिफिक प्लेट। अब इस पर भी कंट्रोवर्सी होती है कि प्लेट्स केवल 7 ही है, कुछ लोग 6 बोलते हैं, कुछ लोग 7 बोलते हैं, कुछ लोग 8 बोलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट 7 प्लेट्स की थ्योरी को, कंसेप्ट को समझा या एक्सेप्ट करा जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्लेट्स कितनी कंसिडर करी जाती है, 7, ये 7 प्लेट्स है। अब ये तो हो गई प्लेट। हम तो पढ़ने आए हैं प्लेट टेक्टोनिक, व्हाट इज थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट्स क्या है, ये प्लेट्स है भैया, प्लेट्स हैं। प्लेट एक जगह रिलेवेंट नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं है, और उसी की वजह से तो हम प्लेट टेक्टोनिक, यही एक जगह फिक्स होती तो क्या मतलब, वही फिक्स है। लेकिन ये प्लेटें एक दूसरे के रेस्पेक्ट में फिक्स नहीं है। These plates are continuously in motion with respect to each other। कोई भी प्लेट फिक्स नहीं है, कोई भी प्लेट इनमें से फिक्स नहीं है, हर प्लेट का मूवमेंट हो रहा है। पैसिफिक प्लेट उधर जा रही है, पैसिफिक प्लेट इधर आ रही है, आपके पैसिफिक एक पार्ट उसका उधर जा रहा है, या बीच में जो ये साउथ अफ्रीकन प्लेट है ये इधर आ रही है, अफ्रीकन प्लेट इधर जा रही है। तो दीज प्लेट्स आर नॉट इन द रेस्ट, दीज प्लेट्स आर कंटिन्यूसली इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। हर दूसरे, एक दूसरे के रिलेटिव में, ये रिलेटिव मोशन में है। तो यूँ बोल दीजिए, दीज प्लेट्स आर इन रिलेटिव मोशन, हर दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन में हो सकती है। अब मुझे 2 चीज़ बताइए, रिलेटिव मोशन आपने पढ़ा होगा फिजिक्स, तो रिलेटिव मोशन कितने तरीके से काम कर सकता है, किसी भी 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन कैसे कैसे हो सकता है। दीज प्लेट्स आर इन रिलेटिव मोशन, दी प्लेट आर कंटिन्यूसली इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी रिलेटिव मोशन। किसी भी 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में, 2 चीज़ों के बीच में रिलेटिव मोशन कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ये 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे से जा रहे हों, एक दूसरे से दूर जा रहे हों, या एक दूसरे के पास आ रहे हों, या फिर ऐसे भी तो हो सकता है एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हों। ये पैरेलल एक साइड में हो सकता है या अपोजिट साइड में हो सकता है। तो यही प्लेटें भी यदि रिलेटिव मोशन में है तो 3 तरीके से एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनमें मोशन हो सकता है। 2 प्लेटें एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में है कंटिन्यूसली, तो ये यदि 2 प्लेटें हैं तो ये 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा सकती है, एक दूसरे के पास आ सकती है, एक दूसरे के पैरेलल चल सकती है, ऐसे चला दीजिए, या फिर एक डायरेक्शन में चला दीजिए। तो यही आपके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ये प्लेट वर्ड था, सबसे पहले टूजो विल्सन ने इसको डिस्क्राइब करा था। प्लेट वर्ड जो अब तक हमने पढ़ा, प्लेट, व्हाट इज प्लेट, ये सबसे पहले 1965 में टूजो विल्सन, जेटी विल्सन भी जिनको बोलते हैं, इन्होंने डिस्क्राइब करा था। और ये इन प्लेट्स के बीच में रिलेटिव मोशन किस तरीके से हो सकता है, मैंने बोला 3 तरीके से होगा, पास आएंगी, दूर जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल चलेगी। तो ये 3 मोशन के हिसाब से जो हैरी हेस है 1962 में, इन्होंने बाद में इसको प्लेट वर्ड इसको बाद में दिया था। इसके पहले ये मोशन आ गया था टेक्टोनिक्स का, हैरी हेस का। तो हैरी हेस ने इसको डिस्क्राइब करा था, अंदर कई साइंटिस्ट ने इसको थ्योरी को अच्छा मतलब अप्रूव करा था। अब मैंने कहा ये रिलेटिव मोशन में है, यहाँ पर पढ़िए, इस लाइन से हम लोगों को आगे आना है। प्लेट्स आर कंटिन्यूसली इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। अब ये जो मोशन है वो मैंने कहा 3 तरीके से हो सकता है, नो डाउट 3 तरीके से तो हो रहा है। यदि ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है तो एक दूसरे से दूर जा रही है। यदि 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं
तो उसको बोलेंगे डाइवर्जेंस प्लेट, एक दूसरे से दूर जाना। यदि दो प्लेट एक दूसरे के पास आ रही है, उनके बीच में रिलेटिव मोशन ऐसा है कि वो दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही है, तो उसको बोलेंगे कन्वर्जेंस मोशन या कन्वर्जेंट बाउंड्री। इनकी जो बाउंड्री है प्लेट्स की बाउंड्री कैसी हो गई कि ये वाली बाउंड्री, इस प्लेट की ये बाउंड्री और इस प्लेट की ये बाउंड्री यदि एक दूसरे के पास आ रही है, ये वाली सरफेस और ये वाले बाउंड्री एक दूसरे के पास आ रही है, तो ये दोनों बाउंड्री कैसी होगी, कन्वर्जेंस बाउंड्री। यदि एक दूसरे से दूर जा रही है तो आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री। जबकि एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, ऐसे ये चले और ऐसे ये चले, दो बाउंड्री एक ऐसे चल रही है एक ऐसे चल रही है पैरेलल, तो उसको ट्रांसवर्स बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी ये ट्रांसफर एक ऐसे चल रही है एक ऐसे, जबकि इसमें दो प्लेटें एक दूसरे के दूर जा रही है, जबकि इसमें एक दूसरे से पास आ रही है। तो ये आपका एक बड़ा मुद्दा था। अब देखो, जब ये बाउंड्रीज एक दूसरे के पास आएंगी, दो प्लेट एक दूसरे के, दो चीजें दो ऑब्जेक्ट, फिजिक्स का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है रिलेटिव मोशन का कि दो चीजें एक दूसरे के पास आएंगी तो नो डाउट वो टकराएंगी। दो चीजें एक दूसरे से दूर जाएगी तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगी, और दो चीजें एक दूसरे के पैरेलल जाएगी तो वो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्रॉस करेगी, स्पेशली यदि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है या फिर किसी एक की स्पीड, दोनों की स्पीड अलग अलग है। तो यदि दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों को इस ऑब्जेक्ट की स्पीड अलग अलग है, तो वो एक दूसरे को कभी ना कभी क्रॉस करेगी, और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो स्वाभाविक है वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी। तो जब कन्वर्जेंस बाउंड्री होती है, यहां पर बात करो, द कन्वर्जेंस बाउंड्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस बाउंड्री? ये आपकी एक प्लेट हो गई और ये आपकी दूसरी प्लेट हो गई। ये हो गई आपकी प्लेट 1, ये होगी प्लेट 2। बात कर रहे हैं सबसे पहले कन्वर्जेंस बाउंड्री की। यदि ये दोनों इस प्लेट की ये बाउंड्री और इस प्लेट की ये दोनों बाउंड्री एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन ऐसा है कि एक दूसरे के पास आ रही है, तो प्लेट 1 और प्लेट 2 की ये बाउंड्री कौन सी होगी, कन्वर्जेंस बाउंड्री होगी। कन्वर्जेंस बाउंड्री होगी तो नो डाउट आप कैसे समझोगे कि ये इधर मोशन कर रही होगी और ये इधर मोशन कर रही होगी। यदि ये प्लेट इधर आ रही है और ये प्लेट इधर आ रही है तो नो डाउट ये प्लेटें कभी ना कभी इनके बीच की डिस्टेंस कम होगी और एक ना एक टाइम ये टकराएंगी। जब ये प्लेट आपस में टकराएंगी तो दो गाड़ियां एक दूसरे से टकराती है तो नो डाउट कोई ना कोई सी गाड़ी किसी न किसी दूसरी गाड़ी के नीचे आती है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के बीच, इनके बीच में मोशन कन्वर्जेंस होता है हिंदी के मीडियम के जो लोग हैं उनको मैं बता दूं, इसको बोलते हैं अभिसारी प्लेट संचरण। यदि दो प्लेट्स के बीच में मोशन कन्वर्जेंस मोशन है, अभिसारी प्लेट संचरण है, तो नो डाउट ये प्लेट एक दूसरे से टकराएगी। जब दो गाड़ियों को आपने टकराते हुए देखा होगा तो एक गाड़ी किसी न किसी के नीचे आती है, एक उसके ऊपर होती है। तो जो प्लेट भारी होगी, जिस प्लेट की स्पीड हाई होगी, यदि प्लेट की स्पीड ज्यादा है, यदि प्लेट भारी है, तो वो दूसरी प्लेट जो हल्की प्लेट है या जिस इस प्लेट की स्पीड कम है उसके नीचे सबडक्ट कर जाएगी, उसके नीचे वो आ जाएगी। जैसे दो गाड़ियां हैं आपस में टकराई तो एक गाड़ी दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, तो उसके अलग अब उसमें गाड़ी कौन सी है, गाड़ी का भार कौन सा है और गाड़ी की स्पीड कौन सी है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर यदि स्पीड ज़्यादा है, हमारे यहाँ पर उल्टा होता है, जो ज़्यादा स्पीड में आती है वो ऊपर चढ़ जाती है, यहाँ उल्टा है, जो ज़्यादा भारी होती है वो ऊपर चढ़ जाती है, यहाँ उल्टा है। यहाँ पर अब इंटीरियर ऑफ अर्थ है तो अलग चलेगी चीज़ें। तो जो भारी प्लेट है, फॉर एग्जाम्पल यदि प्लेट 1 is more heavy, this plate 1 is more heavy and more या high speed में है as compared to plate 2, then plate 1 will be subducted into plate 2। यानी ये plate 1 और plate 2 एक दूसरे के बीच में सबडक्ट करेगी, यानी ये plate 1 और plate 2 है। तो ये मान के चलिए अब कहानी कुछ इस तरीके से होगी। ये आपकी हो गई प्लेट 2 और व्हाट इज प्लेट 1। प्लेट 1 का हाल क्या हुआ होगा, क्योंकि हमने देखा प्लेट 1 की स्पीड ज़्यादा थी, प्लेट 1 की हैवी ज़्यादा है, तो एक सवाल यहाँ से बनेगा कौन सी प्लेट नीचे, उसका कौन सी प्लेट टकराने में, यदि कन्वर्जेंस मोशन में कौन सी प्लेट नीचे सबडक्ट करती है, तो जो प्लेट भारी होती है या जो प्लेट आपकी हाई स्पीड ज़्यादा होती है वो।
और ये आपकी प्लेट नंबर 2, यही थी। ये प्लेट इसके नीचे सबडक्ट कर जाएगी, इसके नीचे आ जाएगी। अब यहीं से चालू होती है अर्थक्वेक की वजह। जब दो चीजें टकराती है तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो आवाज है, भिड़ंत होती है, तो कुछ ना कुछ हलचल तो होती है। यदि ये आपकी हो गई प्लेट 1। जब ये दो चीजें एक दूसरे से टकराई, तो कुछ ना कुछ होगा और ये नीचे सबडक्ट करेगी, तो इसके वजह से यहाँ पर इंटीरियर अर्थ में कुछ ना कुछ हलचल होगी और इसी के वजह से यहीं से कौन सी वेव निकलेगी, अर्थक्वेक की वेव्स निकलेगी। और जब ये नीचे प्लेट नीचे सबडक्ट करती है, जब चीज एक दूसरे के नीचे, कोई चीज आप जबरदस्ती उसमें घुसना चाह रही है, उसके नीचे सबडक्ट होगी कुछ ना कुछ रीजन से, तो यहाँ का चीजें, यहाँ की जो स्ट्रक्चर है वो तो चेंज होगा। और जब प्लेट नीचे सबडक्ट होगी तो इसके वजह से इस पूरे के पूरे रीजन में, यानी ऊपर अर्थ के सरफेस पे क्या देखने को मिलता है, अर्थक्वेक। ये हो गया आपका प्लेटों के एक दूसरे के पास आने की वजह से क्यों अर्थक्वेक आता है। इसी तरीके से जब ये प्लेट आएगी तो ये नीचे जाएगी। अब नीचे इंटीरियर ऑफ अर्थ में, ये याद रखना, इंटीरियर ऑफ अर्थ में नीचे जाने पे टेम्परेचर बढ़ता है, और ये कोई 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं, काफ़ी ज़्यादा डिग्री इसमें बढ़ जाता है। जब नीचे जाने पे ये टेम्परेचर बढ़ता है तो जो ये अपने साथ जो चीज़ लेके गई होगी, यानी जो चट्टानों के टुकड़े होंगे, जो कंकड़ पत्थर होंगे, वो इस नीचे ड्यू टू टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये चीज़ें क्या कर जाएगी, मेल्ट कर जाएगी। ये चीज़ें किस में बदल जाएगी, ये टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये चीज़ किस में बदल जाएगी, मैग्मा में बदल जाएगी। और यही मैग्मा जब यहाँ पर सरफेस पे आता है तो क्या देखने को मिलता है, वोल्केनो। और यही मैग्मा जब जम जाता है तो आपके यहाँ पर वोल्केनिक माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। तो समझ में आया, जब ये प्लेट भारी है, नीचे सबडक्ट करी, तो उसके वजह से इंटीरियर अर्थ में चेंजेस हुए तो अर्थक्वेक देखने को मिला। ये वोल्केनो, अब ये जो पार्ट नीचे सबडक्ट हुआ वो हाई टेम्परेचर की वजह से ये पार्ट जो है वो मेल्ट कर जाएगा, आपका गल जाएगा, मतलब कन्वर्ट कर जाएगा, मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो कंकड़ पत्थर नहीं रह सकते उस टेम्परेचर में। टेम्परेचर में तो हर हीट में तो कोई भी जल जाता है, जब सन से भी इतनी हीट रहती है कि ये जो कंकड़ पत्थर जितना भी रॉकी स्ट्रक्चर होता है वो सब मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है, और मैग्मा का जब इरप्शन होता है तो उसी को बोलते हैं यहाँ पर वोल्केनो। अब देखो यहाँ पर देखो, ये लिथोस्फीयर है, ये सबडक्टिंग जोन हो गया, ये एक प्लेट हो गई, ये मैप थोड़ा क्लियर नहीं है, यहाँ पर हो गया। ये देखो यहाँ पर ये ओशनिक क्रस्ट हो गया, ये वाली प्लेट यहाँ पर भारी थी। अब देखो भारी क्यों थी, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पानी था, तो ये प्लेट भारी थी तो ये सबडक्ट कर गई, और ये आपका सबडक्टिंग जोन हो गया। यहाँ पर देखो ये आपका ये वाला मैग्मा चूंकि अंदर गया, टेम्परेचर बढ़ा तो ये कन्वर्ट हो गया मैग्मा में, ये मैग्मा ऊपर आ गया, इसकी वजह से यहाँ पर ये ओवरराइडिंग, ये सबऑर्डिनेट प्लेट हो गई, ये ओवरराइडिंग प्लेट हो गई जिसके ऊपर है, और जहाँ पर ये जो नीचे गया, जितना मैग्मा यहाँ कन्वर्ट हुआ है ऊपर आया, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, वोल्केनो। अब जब आप मैप देखोगे तो अब मैंने कहा कोई भी प्लेट 3 तरीके से हो सकती है, उसकी बाउंड्री कितनी तरीके से हो सकती है। उसकी बाउंड्री जो हो सकती है वो कॉन्टिनेंटल बाउंड्री हो सकती है, उसकी बाउंड्री ओशनिक बाउंड्री हो सकती है। यहाँ पर मैं बात करूँ, जब आप मैप में देखोगे तो मैप में जो ये जो कन्वर्जेंस मोशन देखने को मिलता है वो आपको 3 जगह देखने को मिलता है, कि पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ साउथ अमेरिकन प्लेट। पैसिफिक प्लेट क्या है, आपकी एक ओशनिक प्लेट, और अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट का ये वाला जो इलाका है, ये पैसिफिक प्लेट, अमेरिकन और साउथ अफ्रीकन ये वाला जो इलाका है, ये वाली बाउंड्री कैसी है, ये वाली बाउंड्री है आपकी कॉन्टिनेंटल। तो कॉन्टिनेंटल और ओशनिक डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस कब देखने को मिलता है, जब पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट की अलग अलग, दोनों की डायरेक्शन एक है, ये इधर जा रही है, इनका प्लेट का मोशन इस डायरेक्शन में है, इनका भी स्मॉल डायरेक्शन में है, जबकि पैसिफिक प्लेट का मोशन इस डायरेक्शन में है। अब चूंकि ये वाली प्लेट इधर आ रही है, तो अब ये इसका जो इलाका है, ये इसका जो एज वाला बाउंड्री वाला इलाका है वो कैसा है, आपका कॉन्टिनेंटल, और जबकि पैसिफिक प्लेट का तो पूरा का पूरा ओशनिक है। तो ये कैसा मोशन हो गया, कॉन्टिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस। इसी तरीके से इस यूरेशियन प्लेट में देखो, ये यूरेशियन प्लेट हो गई, इधर की साइड वापस से पैसिफिक प्लेट हो जाएगी। ये यूरेशियन प्लेट का ये वाला जो एज इलाका है ये इस तरफ जा रही है, तो इसका जो ए वाला जो एज इलाका है, ये वाली जो बाउंड्री है ये कैसी है,
ओशनिक है कि कॉन्टिनेंटल है, ओशनिक है नेचर में। तो ये ओशनिक ओशनिक कॉन्टिनेंटल ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस का एग्जांपल हो गया जब यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट एक दूसरे के पास आती है। इसी तरीके से यूरेशियन प्लेट और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अब इंडन ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक दूसरे के पास आएगी, कन्वर्जेंस मोशन मतलब ये इस साइड और ये इस साइड। अब ये वाला इलाका भी क्या है, कॉन्टिनेंटल, और ये वाला इलाका भी क्या है, कॉन्टिनेंटल। तो जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट एक दूसरे के पास आती है, यही रीजन है कि आपका हिमालय जो बना, उसके लिए उस हिमालय के बनने के पीछे जो थ्योरी दी जाती है वो भी आपकी यही थ्योरी दी जाती है। ठीक है, हिमालय क्यों बना। तो जब हम बात करें तो अब आपकी 7 बड़ी प्लेटों में ये मोशन कहाँ पर, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस का एग्जांपल क्या हो गया, यूरेशियन प्लेट और आपका इंडियन प्लेट। को ओशनिक कॉन्टिनेंटल का एग्जांपल क्या हो गया, पैसिफिक प्लेट, ओशन के लिए पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन प्लेट। जबकि ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस का एग्जांपल क्या हो गया, पैसिफिक और यूरेशियन प्लेट। तो हर प्लेट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन है, यूरेशियन प्लेट पैसिफिक प्लेट के रेस्पेक्ट में भी, जबकि इंडियन प्लेट के रेस्पेक्ट में भी मोशन में है। ए चेन ऑफ वोल्केनोस ऑफन फॉर्म पैरेलल टू बाउंड्रीज, जहाँ पर बाउंड्री है, जो चीज़ हमने देख लिया वोल्केनो कैसे बन रहा है, माउंटेन रेंज, वो चीज़ फिर बाद में माउंटेन रेंज में कवर जाती है। पावरफुल अर्थक्वेक शेप ए वाइड एरिया ऑन बोथ साइड ऑफ द बाउंड्री। तो पावरफुल अर्थक्वेक देखने को मिलता है क्योंकि दोनों तरफ देखने को मिलता है, क्योंकि एक तरफ एक पार्ट, एक प्लेट जो है सबऑर्डिनेट प्लेट है, उसका तो पार्ट जो सबडक्ट कर रहा है उसके वजह से, और उस जिस पार्ट के ओवरराइट प्लेट के नीचे वो सबडक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से सरफेस पे भी अर्थक्वेक देखने को मिलता है। तो ये एक बड़ा हमने कन्वर्जेंस मोशन देखा। इसी तरीके से 2 प्लेट हैं, वो उनके बीच की जो बाउंड्रीज हैं वो डाइवर्जेंट हो सकती है। डाइवर्जेंट बाउंड्री कैसे हो सकती है, डाइवर्जेंट बाउंड्री इस तरीके से हो सकती है आपकी, यदि ये आपकी प्लेट 1 है और यदि ये आपकी प्लेट 2 है, तो इनके बीच में मोशन यदि डाइवर्जेंट है तो ये इधर जा रही होगी, ये इधर जा रही होगी, यानी एक दूसरे से दूर जा रही होगी। जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो यानी अब ये इधर आ गई खिसक कर और ये थोड़ी और इधर खिसक कर आ गई, तो फिर ये इसके नीचे जो मैग्मा होता है, बेसाल्टिक लावा होता है, वो धीरे धीरे यहाँ पर इरेप्ट करना जाता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से समझिए, यदि ये 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर की तरफ जा रही है तो इसकी वजह से इनके बीच में जो मोशन है वो ये डाइवर्जेंट बाउंड्री हो गई, डाइवर्जेंट मोशन हो गया। तो इसके नीचे जो एस्थेनोस्फीयर, दरअसल ये बोला जाता है कि जो लिथोस्फीयर है वो एस्थेनोस्फीयर के नीचे, यानी एस्थेनोस्फीयर में क्या होता है, मैग्मा होता है। दरअसल टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से एस्थेनोस्फीयर के जितने भी रॉक स्ट्रक्चर होता है वो मेल्टिंग मैग्मा फॉर्म में होता है। तो ये बोला जाता है कि लिथोस्फीयर, यानी आपका ओशनिक लिथोस्फीयर हुआ या कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर हुआ, वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैरता है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दूर जाएंगे तो इस मैग्मा को जगह मिलती है ऊपर आने के लिए। जब ये मैग्मा इंटीरियर ऑफ अर्थ यानी एस्थेनोस्फीयर से मैग्मा आता है धीरे धीरे कहाँ पर, जब इसको और ज़्यादा जगह मिलेगी, ये और ज़्यादा पास दूर की तरफ जाएंगे, ये और ज़्यादा इस साइड और ये इस साइड जाएंगे, तो इस मैग्मा को एस्थेनोस्फीयर में जो मौजूद मैग्मा को जगह मिलती है और वो यहाँ पर सरफेस पे आता है और ये सरफेस पे आके इस तरीके से फैलता जाता है। यानी अब क्या हो गया होगा, यदि ये आपकी प्लेट 1 है और ये आपकी प्लेट 2 है, अब यदि और ज़्यादा दूर चले गए तो इसके यहाँ से जो इस सरफेस से यहाँ से ये एस्थेनोस्फीयर, इस एस्थेनोस्फीयर या दुर्मंड मंडल से मैग्मा आएगा और यहाँ पर आकर इसकी सरफेस पे यहाँ पर कहीं ना कहीं जमा हो जाएगा। और ये मैग्मा चूंकि धीरे धीरे अब कहीं से लीकेज हो जाता है तो एकदम से बम तो फूटता नहीं है, जैसे 2 चीज़ें टकराई थी जैसे कन्वर्जेंट मोशन में तो एकदम से चीज़ें हुई थी, अब यहाँ तो 2 चीज़ें एक दूसरे के दूर जा रही है। तो कई बार होता है ना, 2 पाइप एक दूसरे से दूर जाते हैं, 2 पाइप घर में 2 पाइप एक दूसरे से दूर कर दिए आपने, खींच दिए, तो उनके बीच में थोड़ा सा लीकेज हो गया तो चीज़ लीक होने लग जाती है। लीक होने लग जाती है तो घर में तमाशा तो होता नहीं है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आपको पता भी नहीं चलता। वैसे यहाँ पे है धीरे धीरे जो मैग्मा है वो यहाँ पर सरफेस पे आके जमा होने लग जाता है। जब ये मैग्मा ठंडा होता है तो बनता है आपका रिड्ज। तो बात करें
डाइवर्जेंट बाउंड्री की, ए डाइवर्जेंट बाउंड्री अकर्स व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे, मतलब दूर की साइड, फ्रॉम ईच अदर। Along this boundary, lava spew from long fissure and geysers swept superheated water। ये लावा आएगा, ये जमेगा, और ये जो लावा होता है, ये जो मैग्मा लावा होता है, ये आपके बेसाल्ट प्रॉपर्टी का होता है। तो इसको वजह से जो प्रॉपर्टी होती है, जो आपकी जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है बेसाल्ट स्ट्रक्चर। जैसे आपने पढ़ा होगा कि दक्कन ट्रैप में कौन सा स्ट्रक्चर, दक्कन के बारे में सुना होगा आपने, महाराष्ट्र वगैरह में है, वहाँ पर आपको बेसाल्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और मैग्मा फ्रॉम द मेंटल solidifies into basalt, a dark dense rock that underlines the oceanic floor। और यहाँ पर आपको ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक रिट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वो यहाँ पर आप इस मैप में देखिए, मैप में आइए, आपको यहाँ पर ये और डाइवर्जेंट मोशन देखने को मिलता है। ये देखो, ये प्लेट है, ये साउथ अफ्रीकन प्लेट अभी हमने बात करी थी। ये साउथ अफ्रीकन प्लेट किधर जा रही थी? ये साउथ अफ्रीकन प्लेट किधर जा रही थी? आपके इस साइड जा रही थी, ये भी इस साइड जा रही थी। ये यूरेशियन प्लेट अभी हमने बात करी थी, ये इस साइड आ रही है, ये इस साइड आ रही है, यानी ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होगी। भाई ये इस साइड जा रही है, ये इस साइड जा रही है, ये दोनों इस साइड जा रही है, तो इनके बीच में जो मोशन कैसा हो गया? डाइवर्जेंट हो गया। और इसी डाइवर्जेंट मोशन के बीच में यहाँ पर जो अटलांटिक ओशन में छोटे छोटे रिट्स बनते हैं, क्योंकि धीरे धीरे मैग्मा सरफेस पे आता है, वो जमता है, रिट्स बनते हैं। तो इसी की वजह से यहाँ पर आप कभी भी अटलांटिक ओशन में छोटे छोटे रिट्स, तो आप ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो आपको रिट्स पढ़ाए जाते हैं, तो वो आपके यहाँ पर ही क्यों पढ़ाए जाते हैं, ये हमने समझा, अटलांटिक ओशन में रिट्स क्यों बनते हैं। इसी तरीके से एक और तरीका होता है मोशन का, वो है आपका कि पैरेलल चलेंगी। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री, जब एक प्लेट ऐसे है आपकी और दूसरी प्लेट ऐसे चल रही है और दूसरी प्लेट आपकी ऐसे चल रही है, दो चीजें एक दूसरे से पैरेलल चलती है। जब पैरेलल चलेगी तो ना तो इनमें टक्कर हो रही, ना ये एक दूसरे से दूर जा रही, बस एक दूसरे को क्रॉस करेगी। तो इसके लिए बोला जाता है कि ये द ट्रांसफॉर्म फॉल्ट ए ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, समटाइम आल्सो कॉल्ड एट ए स्ट्राइक अप बाउंड्री। ये जो बाउंड्री हो गई ये वाली, इस बाउंड्री को क्या बोलेंगे? स्ट्राइक अप बाउंड्री भी बोलते हैं। ये वाली बाउंड्री स्ट्राइक अप बाउंड्री। इट इज अ फॉल्ट अलोंग ए प्लेट बाउंड्री वेयर द मोशन इज प्रीडोमिनेटली हॉरिजॉन्टल। ये मोशन ऐसा हॉरिजॉन्टल होगा। अब जो दो प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल इस तरीके से चलेगी तो इंटीरियर ऑफ अर्थ में कोई चेंजेस नहीं होने वाला। यदि इंटीरियर ऑफ अर्थ में चेंजेस नहीं होने वाला तो क्या अर्थक्वेक नहीं होगा? क्या वोल्केनो नहीं होगा? वोल्केनो तो नहीं होगा। लेकिन दो चीजें एक दूसरे के पैरेलल इस तरीके से चलेगी तो ये दोनों प्लेट जब एक दूसरे को क्रॉस करती है तो इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में होता है फ्रिक्शन, और इसी फ्रिक्शन की वजह से अर्थक्वेक देखने को मिलता है। समझ में आया? ट्रांसफॉर्म बेल्ट बाउंड्रीज आर लोकेशन वेयर टू प्लेट्स आर स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर एंड देयर इज नो क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंडफॉर्म बिकॉज देयर इज नो एनी वोल्केनो। क्योंकि यहाँ पर कोई वोल्केनो वगैरह नहीं दिखने को मिल रहा, यहाँ पर कोई प्लेट किसी दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट नहीं हो रही, यहाँ पर तो केवल एक रिलेटिव मोशन है, और रिलेटिव मोशन होने की वजह से कोई न तो कोई सरफेस क्रिएट हो रही जैसे डाइवर्जेंट मोशन में हो रहे थे रिट्स वगैरह, न ही डिस्ट्रक्ट हो रही जैसे कोई प्लेट किसी दूसरे के नीचे कन्वर्जेंस मोशन में देखने को मिल रही थी। तो बस यहाँ तो एक दूसरे के पैरेलल मोशन हो रहा है, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल जब मोशन होता है तो मोशन में लगता है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से आते हैं क्या? अर्थक्वेक। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसफॉर्म प्लेट था। तो किस प्लेट में वोल्केनो नहीं देखने को मिलता? देखो बेसाल्ट आपके डाइवर्जेंट में देखने को मिला, डाइवर्जेंट प्लेट पर वोल्केनो देखे, कन्वर्जेंट पे देखे, लेकिन यहाँ पर बाउंड्रीज में नहीं देखने को मिले। यानी हम बात करें 3 प्लेट्स हमारे पास आई, अब तक 3 प्लेट्स हमारे पास आई। प्लेट्स, अर्थक्वेक आएगा, वोल्केनो आएगा कि नहीं आएगा? तो बात करें कन्वर्जेंट, तो अर्थक्वेक आया था, प्लेट सबडक्ट करी थी, जबकि वोल्केनो भी आया था। वोल्केनो भी किस टाइप का था? एक्टिव, काफी बोलते ना एकदम से फटा हुआ वोल्केनो, एकदम से आ जाता है वोल्केनो। दूसरा बात करें डाइवर्जेंट प्लेट, तो अर्थक्वेक भी था, वोल्केनो भी था, जबकि पैरेलल प्लेट्स या ट्रांसफॉर्म प्लेट में अर्थक्वेक था लेकिन वोल्केनो नहीं था। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, एक दूसरे के पैरेलल चली तो कोई अंदर इंटीरियर ऑफ अर्थ में कुछ चेंजेस हो ही नहीं रहा,
तो वोल्केनो नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से आपके क्या है, प्लेट बाउंड्रीज में आपके अर्थक्वेक देखने को मिला। तो ये हमने तीनों बाउंड्रीज का अर्थक्वेक और वोल्केनोज के साथ रिलेशन देखा। थैंक यू वेरी मच।